आरओआई क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और आरओआई आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए ये वीडियो यूजफुल है क्योंकि इसकी सहायता से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट को आरओआई की सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे और ये अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा है तो इसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे। आरओआई का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी किसी बिजनेसमैन को उसके इन्वेस्टमेंट के बदले बिजनेस से कितना रिटर्न मिल रहा है। यह किसी बिजनेस का हेल्थ रिपोर्ट भी होता है। ऐसे समझिए कि किसी के लिए बिजनेस करना तभी सही है अगर उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट बैंक में जमा पैसों पे मिलने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा हो। आमतौर पे बैंक में एफडी या सेविंग पे साल में अधिकतम 6 से 8% या मंथली अधिकतम 0.67 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट इससे अधिक है तो आपका बिजनेस फायदेमंद है। अब हर बिजनेस के लिए हेल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। ओके, अब समझते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब प्रॉफिट का मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो इसमें मुख्य रूप से 3 फैक्टर होते हैं, इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं कि इनकम कहां से आता है। इनकम का मतलब होता है टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। ऐसे समझिए, अगर आपका मंथली टर्नओवर 10 लाख का है और आपको जो मार्जिन है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 4% है, तो इनकम होगा 10 लाख इंटू 4% मार्जिन इज इक्वल टू 40,000। तो उस बिजनेस का मंथली इनकम हुआ 40,000। अब कभी कभी कुछ बिजनेस में टारगेट अचीवमेंट पे मंथली कमीशन या बोनस भी मिलता है, तो उसको भी इनकम में ही ऐड करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए हम केवल प्रॉफिट मार्जिन को ही इंक्लूड करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। अब इस इनकम को अर्न करने के लिए बिजनेसमैन को कुछ एक्सपेंसेस भी करने होते हैं, तो उसे हम एक्सपेंस वाले हेड में ऐड करेंगे। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं इसे समझते हैं। एक्सपेंस में सबसे पहले आता है सैलरी। सैलरी में आपके सेल्समैन की सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, डिलीवरी मैन की सैलरी या ड्राइवर की सैलरी, यानी ऑफिस में कोई भी स्टाफ आपका काम करता है उसकी जो सैलरी है इसमें इंक्लूड की जाएगी। अब कभी कभी कंपनीज चैनल पार्टनर्स को सेल्समैन की सब्सिडी देती हैं, तो उस कंडीशन में हम केवल सैलरी बाकी स्टाफ की लेंगे, सेल्समैन की सैलरी को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसको कंपनी दे रही है। अगला पैरामीटर होता है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में ऑफिस रेंट, गोडाउन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, इंटरनेट और अदर एक्सपेंसेस आते हैं। फिर आता है डिलीवरी कॉस्ट। अब स्टॉक अगर मार्केट में जाएगा तो उसकी एक कॉस्ट आएगी, जैसे कि व्हीकल का फ्यूल, व्हीकल मैनेजमेंट, उसकी सर्विसिंग, उसका एनुअल इंश्योरेंस। अब व्हीकल अगर मार्केट में चलेगी तो उसके साल दर साल उसका डिप्रिसिएशन भी होगा, वो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। इसके अलावा अदर कॉस्ट जैसे कि बैंक चार्जेस, कभी कभी कंपनियां जो आरटीजीएस या एनईएफटी करती हैं कंपनीज को, तो उसके जो चार्जेस बैंक के होते हैं हम उसे भी इंक्लूड करते हैं। कुछ खर्चे मार्केट रिलेटेड होते हैं जैसे कि कैश डिस्काउंट, हम उसे भी इंक्लूड करेंगे। अब एक्सपेंस कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि कितना आपके बिजनेस का एक्सपेंस है और कितना अदर बिजनेस में। ऐसे समझते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी कंपनीज का काम कर रहे हों, तो उनके पूरे बिजनेस में आपके बिजनेस का शेयर जितना है हमें केवल उतना ही एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे बिजनेस का एक्सपेंस 10,000 है
और आपके बिजनेस का जो शेयर है उसके टोटल बिजनेस में वो 30% है, तो एक्चुअल आपका एक्सपेंस 3000 ही हुआ, क्योंकि 70% जो हिस्सा है वो अदर बिजनेस में खर्च हो रहा है, क्योंकि ऑफिस, सैलरी, एस्टेब्लिशमेंट बाकी कंपनीज के साथ भी शेयर्ड है। अक्सर ROI कैलकुलेट करते समय हम इसका ध्यान नहीं देते हैं और इसका कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट का पेड अप स्टॉक, मार्केट का क्रेडिट, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए स्टॉक उधार में देना पड़ता है, तो हम उस क्रेडिट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। कोई क्लेम जो कंपनी से मिलना हो, अगर वो पेंडिंग है तो भी वो इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आएगा। कंपनी को अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो भी उसे इन्वेस्टमेंट में ही गिनेंगे, लेकिन अगर कंपनी उसका इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर को दे रही है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। कभी कभी डेपो या CFA पे कोई क्रेडिट बैलेंस भी पड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट में वो भी गिना जाएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग क्रेडिट पे होती है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं करेंगे। एंड देन टू गेट ROI ऑफ द बिजनेस वी माइनस टोटल एक्सपेंस फ्रॉम द टोटल इनकम, डिवाइड इट बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई विथ 100, और हमें बिजनेस की ROI मिल जाती है। अब सवाल आता है कि बिजनेस की हेल्दी ROI कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे समझिए कि बैंक या FD का जो इंटरेस्ट है, तो अगर ROI उसके 2 से 3 गुने है तो समझिए कि एक अच्छी ROI डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर अर्न कर रहे हैं। इसलिए हम FMCG में 24% ROI एक हेल्दी ROI कंसीडर करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की डिटेल जानकारी मिल गई होगी और आप इसकी मदद से अपने चैनल पार्टनर के बिजनेस को और बढ़ाने में हेल्प कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और बिजनेस की ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगा एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।